नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। 8 बज चुके हैं, सभी क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में वो सभी प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो प्रश्न जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है वो भी प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो इससे आपके दो फायदे हैं। एक तो आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं घर पर, सब्जेक्ट की थ्योरी, उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको आइडिया रहेगा। दूसरा, थ्योरी पढ़ने के बाद वो कंप्लीट तब तक नहीं माना जाता जब तक आप क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस ना कर लें। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो डेली हमसे जुड़े रहिए। सारी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी ठीक हो गई है और अब आपको क्विकली देखना है जल्दी जल्दी, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी जल्दी जल्दी देख सकते हैं 2x करके। ठीक है, क्लियर? चलो शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न। पहला है, ये जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ठीक है, तो बताएं आप। हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी, अब ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है हमने किस देश के संविधान से कॉपी किया है? आप जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो चीजें शामिल की गई हैं, ज्यादातर चीजें तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी की हैं। भारत सरकार का जो 1935 वाला अधिनियम है उससे हमने ज्यादातर चीजें संविधान में शामिल की हैं और कुछ चीजें अलग अलग देशों से ली हैं। तो उसी बिहाफ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो दोस्त याद रखेंगे, हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने कॉपी किया है। और आयरलैंड में कहां से आया था? आयरलैंड में आया था स्पेन से। कहां से? स्पेन। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान को क्या बोला जाता है? आयरलैंड के संविधान को बोला जाता है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के संविधान को क्या बोला जाता है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है। यहां से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है। अब डीपीएसपी के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। डीपीएसपी एक तो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? अगर कोई सरकार किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है तो हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते। दूसरा, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है और इससे संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक इससे संबंधित अनुच्छेद हैं और ये पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 को ही हम कहते हैं कि पूरे संविधान का वो इकलौता भाग है, भाग 4, जो कल्याणकारी राज्य की कामना करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सवाल पूछे गए हैं सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए एक बार इसको। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से सभी, बिना टाइम जाया करे अच्छे से पढ़ेंगे। अगले प्रश्न को क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो देखो भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। अब यहां समझ लीजिए आप, जो इंडिया में जुडिशरी है, भारत में जो न्यायपालिका है, भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है दोस्त? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। संविधान में भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र बताया है और एकीकृत बताया है। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब है पूरे देश के लिए एक, पूरे देश के लिए एक। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेटेड का मतलब। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार का कोई इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जुडिशरी है। अब जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, तो जुडिशरी में आपको ध्यान रखना है, जुडिशरी में जो जज अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो सरकार कोई सिफारिश नहीं करेगी कि किसको जज बनाना है किसको नहीं बनाना। तो कैसे जज बनते हैं इसमें? तो एक होता है इसमें कॉलेजियम सिस्टम। क्या होता है? कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये न्यायाधीशों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ जजेस होता है। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं और 4 सीनियर जज होते हैं, 4 सीनियर जजेस होते हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, कौन जज बनेगा, हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा, एक जज का ट्रांसफर दूसरी जगह करना है। तो ये सब हर चीज के जो निर्णय है कॉलेजियम सिस्टम लेता है। कॉलेजियम सिस्टम ही राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है नाम, और फिर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। याद रहेगा। अब ये तो हमें पता लग गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, आज शपथ हो गई, आज जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ हो गई, यानी कि आज से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना आप याद रखेंगे। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो डीवाई चंद्रचूड़ नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ कल तक थे। आज नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ले ली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है अभी अभी, है ना। तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना केवल 6 महीने के लिए अपने पद पर रहेंगे। संजीव खन्ना केवल 6 महीने के लिए अपने पद पर रहेंगे। कारण, लंबे समय तक क्यों नहीं रहे हैं, इतने कम समय के लिए क्यों? तो देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की लास्ट जो जज का जो लास्ट टेन्योर है 65 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन के रह सकता है। अब संजीव खन्ना की अभी फिलहाल उम्र हो गई है 64 साल और 6 महीने, तो मात्र 6 महीने इनके पास बचे हैं सीजीआई के रूप में कार्य करने के लिए, क्योंकि 65 के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते। याद रहेगा। तो ये डिटेल है, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चल अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ इंडिया? भारत की जीडीपी की गणना कौन सा संस्थान करता है? भारत की जीडीपी की गणना कौन सा संस्थान करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, या प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। तो देखो भाई, जीडीपी से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, जीडीपी से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, उनको कलेक्ट करने का काम, उनको इकट्ठा करने का काम, प्लस जीडीपी की गणना करने का काम, जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? सीएसओ करता है ना? सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लेकिन तो अब आपको याद ये रखना है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में 2019 से पहले पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन सीएसओ दिया हुआ है आपको, है ना? लेकिन अब ध्यान रखना है आपको, 2019 में क्या हुआ है? 2019 में क्या हुआ है? 2019 में एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ये सीएसओ। तो इन दोनों को मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है सरकार ने, एनएसओ। ठीक है, तो अब अगर आपके सामने प्रश्न आए कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम या राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम कौन करता है, तो एनएसओ आंसर टिक करना है आपको ध्यान से। सीएसओ आंसर अब सही नहीं होगा। इस प्रश्न के हिसाब से सीएसओ सही है, क्योंकि इसमें एनएसओ दिया नहीं है। अगर एनएसओ यहां दिया होता तो सीएसओ आंसर ना होके एनएसओ आंसर होता। एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। फिलहाल इस प्रश्न का अब के हिसाब से जो आंसर है वो सीएसओ है, लेकिन आगे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे एनएसओ आंसर टिक करेंगे आप। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? तो देखो भाई, एमएसपी क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, सामान की जो बाजार मूल्य है उसे ही एमएसपी कहते हैं। सामान का जो बाजार मूल्य है उसे एमएसपी कहते हैं, तो गलत बात है ये। सामान कोई है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? एमआरपी, एमआरपी कहते हैं उसको, है ना। बी, प्राइस गारंटेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर, यानी कि किसानों को सरकार के द्वारा एक निश्चित कीमत देने की गारंटी, सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल की एक निश्चित कीमत देने की गारंटी, आश्वासन है ये। ठीक है, तो ये सही बात है। क्या होता है इसमें एमएसपी में? जैसे किसान ने अपने खेत में गेहूं किया, किसान ने अपने खेत में गेहूं किया, तो गेहूं बोने से पहले ही सरकार निर्धारित कर देगी कि हम गेहूं पर एमएसपी देंगे, मान लो 25 रुपए केजी, 25 रुपए पर किलो देंगे। अब गेहूं किसान ने कर लिया, गेहूं की फसल आ गई खेतों में से। अब जब किसान इस फसल को मंडी में बेचने जाता है, मंडी में बेचने जाता है, तो मंडी में पता लगता है कि भाव 20 रुपए किलो है, भाव 20 रुपए किलो है, लेकिन सरकार ने 25 रुपए किलो एमएसपी पहले ही निर्धारित कर दी थी। तो किसान फिर सरकार को बेच देगा, यहां 25 रुपए किलो जा रहा है, यहां 20 रुपए किलो जा रहा है। तो एमएसपी क्या है? किसानों को आश्वासन देती है कि हम अपनी पूरी मेहनत से फसल करेंगे, और बाजार में अगर भाव कम भी हुआ तो भी हमें चिंता नहीं है, हमें सरकार ने जो एमएसपी निर्धारित की है गेहूं की, उतना प्राइस तो हमें मिल ही जाएगा। तो सरकार, किसान जो है निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग फसल के लिए सरकार एमएसपी डिक्लेयर कर देती है फसल बोने से पहले ही। ठीक है, चलो आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर?
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस साल में हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर आरबीआई अधिनियम यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1934 के आधार पर स्थापना कब होती है? 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, तो आंसर हो जाएगा बी 1935। अब जो आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, अब इस समय देश आजाद तो नहीं था। बाद में क्या हुआ? अच्छा, जब आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, तब इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था? आरबीआई का मुख्यालय था शुरुआत में कलकत्ता, कलकत्ता में मुख्यालय था। लेकिन 2 साल बाद 1937 में 2 साल बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई आ जाता है। इसके मुख्यालय को मुंबई शिफ्ट कर लिया जाता है, तब से मुंबई में है हेडक्वार्टर इसका। अब फिर 1937 के बाद क्या होता है? 1949 आता है, 1949 आता है। 1949 में क्या होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर देती है सरकार, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर देती है, आरबीआई को नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीयकृत कर देती है। ठीक है, फिर ये हो जाती है भारत सरकार की, और ये केंद्रीय बैंक है भारत की, ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक है। आरबीआई को मैनेज करने के लिए जो अधिकारी हैं, उसमें सबसे पहले आरबीआई गवर्नर आते हैं, जो कि हैं अभी शक्तिकांत दास हैं, और इसके साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो 1935 में इसकी स्थापना होती है। फिर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? भारत में जो कर्क रेखा है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? अब यहां देख लीजिए आप, ये है आपका पृथ्वी, ठीक है। अब यहां पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो क्या हो गई? एक सेकंड, ये वाली जो लाइन है वो हो गई आपकी 0 डिग्री लाइन, ये वाली लाइन हो गई 0 डिग्री लाइन। इसे नाम दिया हमने भूमध्य रेखा, इसे नाम क्या दिया? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री वाली लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, और ये अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा हो गई। इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर ये है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा ये है 23.5 डिग्री। तो इसे हमने नाम दिया है क्या? इसे हमने नाम दिया है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री हाफ, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो साउथ की 23.5 डिग्री, इस लाइन को बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, और फिर यहां पे होता है 66.5 डिग्री हाफ आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक
व्रत होता है। और यहां पे नीचे 66.5 डिग्री ये होता है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। अब आपसे सवाल पूछा है कि ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है ये वाली, ये जो कर्क रेखा है ये भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रहेगा आपको, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे। विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह? वो कौन सा पहाड़ी दर्रा है, वो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को, जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ना? बताएं आप, वो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? पहला रोहतांग पास, दूसरा जोजिला पास, तीसरा नथुला पास, डी सिपकीला पास। तो श्रीनगर को लद्दाख से जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं जोजिला पास, जोजिला दर्रा, उसे क्या कहते हैं? जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को कहां जोड़ रहा है? लेह से जोड़ रहा है ये। ठीक है, याद रहेगा, जोजिला दर्रा क्या कहेंगे? जोजिला दर्रा कहेंगे। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बता दो भाई। महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? 4 नदी है, आपको बताना है कौन सी वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, बाकी जो 3 नदी हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहां देखो, ये जैसे, तो ये इंडिया का हिस्सा है, इधर है ये बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, और यहां ये श्रीलंका, तो श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में एक है जिसे बोलते हैं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, यानी कि पाक स्ट्रेट। क्या बोलेंगे? पाक स्ट्रेट। तो ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहां पे अरब सागर में ये तीनों नदी गिरती हैं, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। यहां कौन सी गिरेंगी? महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये आपकी यहां ड्रॉप हो जाती हैं अरब सागर में नदी। और जो नर्मदा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे हम बात करें। द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 इज ऑफन रिफर टू एज द ब्लैक एक्ट। जो रॉलेट एक्ट था 1919 का, जो रॉलेट अधिनियम है उसको काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 जो है उसको काला कानून कहा जाता है। इसके व्यापक विरोध के मुख्य कारण क्या थे? इसके व्यापक विरोध के मुख्य कारण क्या थे? तो देखो,
इसने बिना मुकदमे के हिरासत की अनुमति दी। रॉलेट एक्ट 1919 वाला क्या था ये कानून कि बिना ट्रायल के जो है अरेस्ट किया जा सकता है, बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है, ऐसा कानून था ये। तो ये इसका कानून का जनता ने विरोध किया कि बिना मुकदमे के डायरेक्ट अरेस्ट, ये कौन सी बात है। ठीक है, तो रॉलेट अधिनियम को काला कानून इसलिए कहा जाता है कि इसमें ये बात शामिल थी कि बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। Who among the following was responsible for establishing the All India Harijan Sangh in 1932 to uplift the marginalized communities? निम्नलिखित में से कौन 1932 में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसको ऊपर उठाने के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। बताओ भाई। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना दोस्त महात्मा गांधी ने की। किसने की? महात्मा गांधी ने की। ये ध्यान रखना है आपको। किसने की? महात्मा गांधी ने की, याद रहेगा। तो जो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई वो किसने की? महात्मा गांधी ने की, जिसका उद्देश्य था जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, यानी कि अलग कम्युनिटी, अलग समुदाय है, अलग थलग समुदाय है, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। आई होप पसंद आए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है ना महात्मा गांधी, ये जो टॉपिक है महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित आंदोलन और महात्मा गांधी के बारे में सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।